Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of September 2021, Wednesday. Inspiration of the day is go confidently in the direction of your dreams. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. GST Council may deliver below to Swiggy, Zomato. फ्राइडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है लखनऊ में, जिसमें बेसिकली जो फूड एग्रीगेटर कंपनीज हैं, फूड डिलीवरी ऑपरेटर्स हैं सच एज स्विगी एंड जोमेटो, इन कंपनीज पर अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाएगा ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम। तो बेसिकली जो फूड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी एंड जोमेटो, नाउ ऑल दीज फूड एग्रीगेटर कंपनीज, फूड डिलीवरी ऑपरेटर विल बी एलिजिबल फॉर जीएसटी। नाउ रिसेंटली एक फिटमेंट पैनल इस्टेब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू एनालाइज, इन ऑर्डर टू रिव्यू वेदर दीज फूड एग्रीगेटर companies needs to be classified as e-commerce operator or needs to pay GST or not। तो फाइनली जो पैनल स्टैब्लिश हुआ था उस पैनल ने फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 में अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का लॉस एस्टिमेट किया है और ये कहा है कि जितनी भी फूड एग्रीगेटर कंपनीज हैं उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर के तहत क्लासीफाई किया जाए और अब वो जितनी भी रेस्टोरेंट से लिंक्ड हैं उनके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस्टोरेंट कंसर्न, ऑल दीज फूड एग्रीगेटर कंपनीज विल पे द जीएसटी। और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में फ़िलहाल के लिए अब जितनी भी फूड एग्रीगेटर कंपनीज हैं वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के बिहाफ पर जीएसटी पे करेंगे। हालांकि अब रिसेंटली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को ख़त्म किया है तो इस बात के चांसेस तो कम हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से इस पर्टिकुलर रूल को लाया जाएगा। तो हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 22 से ये रूल एप्लीकेबल हो ऑन फूड एग्रीगेटर कंपनीज। मैनी रेस्टोरेंट्स आर नॉट डिपॉजिटिंग जीएसटी while some are even registered under this. So the rate fitment panel has suggested the change come into the effect from January 2021 as I discussed कि जनवरी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए ये पर्टिकुलर जो जीएसटी रेट है ये एप्लीकेबल होंगे फूड डिलीवरी एग्रीगेटर को और उसके लिए जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो जीएसटी पोर्टल में किए जा रहे हैं। तो फिटमेंट पैनल एक बेसिकली कमेटी ग्रुप होता है जो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले रेट रिडक्शन या रेट रिवाइज को लेकर के अपने रिकमेंडेशन देता है जो फर्दर आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस होता है। तो फिलहाल इस बार जो फ्राइडे को मीटिंग होने वाली है उसमें फिटमेंट पैनल ने फूड एग्रीगेटर कंपनीज पर जीएसटी अप्लाई करने का रिकमेंडेशन दिया है। हाउएवर एक्सपर्ट्स से दिस may mean that restaurant will have to maintain a separate account for sale not made through online food aggregator। अब इस पर्टिकुलर रूल के आने के बाद, इस पर्टिकुलर चेंज आने के बाद जो फूड एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं उनको तो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं जो बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की फूड रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी अब अपने सेल को डिफरेंटली मैनेज करना पड़ेगा। ऐसी सेल जो कि ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर के थ्रू हुई है और ऐसी सेल जो कि ऑनलाइन एग्रीगेटर फूड के अलावा हुई हैं, लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्सिटीज़ फॉर द स्मॉल रेस्टोरेंट। अब कंप्लायंस बर्डन भी बढ़ेगा रेस्टोरेंट्स और फूड एग्रीगेटर कंपनीज पर, स्पेशली छोटे रेस्टोरेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उन्हें अब सेपरेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा फूड आइटम्स या ऐसे सर्विसेज जो कि वो एग्रीगेटर ऑनलाइन कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसा सर्विसेज जो उनके खुद के रेस्टोरेंट फुटफॉल के थ्रू हो रही हैं। रेस्टोरेंट प्रोवाइडिंग होटल एकोमोडेशंस हैविंग declared tariff of 7,500 and above per room per day may be excluded as per the suggestion of the panel। और बेसिकली अगर एनालिसिस की बात करी जाए तो जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने देखा है कि जो स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं दे हैड अ टैक्सेबल टर्नओवर गैप रनिंग इनटू अ सेवरल करोड़। इवन जो जीएसटीआर के रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं फूड एग्रीगेटर कंपनीज के थ्रू, द टर्नओवर डिक्लेयर बाय स्विगी और द जोमेटो इन देयर जीएसटीआर 8 रिटर्न वाज हायर देन द टर्नओवर डिक्लेयर बाय द eateries into their GSTR 3B। तो this is the mismatch into the return
और उसी को देखते हुए ही इस बार ये डिसीजन लिया गया है कि जो फूड एग्रीगेटर कंपनीज हैं दे विल ऑल्सो पे द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्टोरेंट। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1। इंडिया सिंगापुर ईज में मनी ट्रांसफ़र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है टूवर्ड्स द फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी फॉर इंडियन रुपी, और ये बेसिकली बाईलेटरल डिसीजन है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो आगे अब इस जुलाई, जो आने वाली जुलाई है, जुलाई 2022, या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो पीपल ऑफ इंडिया और सिंगापुर, जो सिंगापुर और इंडिया में रहने वाले लोग हैं, दे कैन ईजिली ट्रांसफ़र द मनी टू ईच अदर इवन इन एन इंस्टेंस because of the full currency convertibility law applicable for Indian rupees. So the Reserve Bank of India and Monetary Authority of India, Monetary Authority of Singapore, that is MAS. So RBI और MAS ने ये डिसीजन लिया है दैट दे आर गोइंग टू लिंक देयर रिस्पेक्टिव फास्ट पेमेंट सिस्टम। और दोनों के कौन से फास्ट पेमेंट सिस्टम है? इंडिया के केस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज़ यूपीआई, हम बहुत बार सुनते हैं, और सिंगापुर के केस में दैट इज़ पे नाउ। तो इन दोनों ही फास्ट पेमेंट सिस्टम को अब लिंक किया जा रहा है, और इस लिंकेज के बाद जो यूज़र्स हैं, कौन है यूज़र्स? जो इंडिया के सिटीजन हैं, जो सिंगापुर के सिटीजन्स हैं, दे कैन एक्चुअली मेक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। तो अब सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो मनी ट्रांसफ़र है, इंस्टेंस, स्पेशली इंस्टेंस मनी ट्रांसफ़र है, वो अब आसान होगा। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र विल बी इजी। इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट भी इम्प्रूव होगा, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगी, और बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी बढ़ेंगे। डेफिनेटली ट्रेड्स भी इंक्रीज होगा बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। और जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया में यूपीआई जो है वो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है ऐसा इंटरफेस। इसी तरह सिंगापुर में पे नाउ है। पे नाउ इज़ द यूपीआई इक्विवेलेंट ऑफ सिंगापुर। सो द मनी ट्रांसफर फैसिलिटी विल बी on reciprocal basis without a need to get on board onto the other payment system। तो सिंपली इन दोनों की इंटरलिंकिंग के बाद, यूपीआई और पे नाउ की इंटरलिंक के बाद, अब किसी थर्ड पोर्टल पर नहीं जाना पड़ेगा यूजर्स को एज पर द आरबीआई स्टेटमेंट। करंटली money can be transferred from Singapore to India through rupee denominated non-resident external account, that is NRE अकाउंट। तो अभी जो सिस्टम है उसमें NRE अकाउंट के थ्रू ही सिंगापुर और इंडिया के बीच में मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, और इस लिंकेज के बाद यानी जनवरी 22 के बाद अब इस पर्टिकुलर पोर्टल पर या इस पर्टिकुलर अकाउंट पर नहीं जाना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को, बेनिफिशरीज को, पीपल को। एंड फॉर ट्रांसफरिंग द मनी टू सिंगापुर फ्रॉम इंडिया, नाउ पर्सन हैज़ टू फिल अ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS फॉर्म एंड बेयर द hefty फी। अभी का जो सिस्टम है उसके लिए कई सारे कंप्लायंसेस है। पहले तो आप पास NRE अकाउंट होना चाहिए एक, इसके बाद लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम फॉर्म फिल होना चाहिए, एंड देयर इज़ अ hefty फी फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर और सिंगापुर टू इंडिया। Why? Because Indian rupee is not fully convertible, which means one can receive foreign exchange freely, but there is a limit while transferring the fund. और as per the LRS form क्या लिमिट है वो? $2,50,000 इन अ ईयर। इससे ज़्यादा का ट्रांसफ़र एक बार में नहीं हो सकता, एक ईयर में नहीं हो सकता। द सिंगापुर डॉलर हाउएवर कैन फ्रीली ट्रांसफ़र। तो इंडिया के केस में थोड़ा सा फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था, जबकि सिंगापुर का जो डॉलर है दैट वाज फुली कन्वर्टेबल एंड फ्रीली ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। तो कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो होगा डॉलर और इंडियन रुपी के बीच में, इसको लेकर के अभी थोड़ा सा ब्लर्ड है, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट एक्सपर्ट से सेम फैसिलिटी कैन बी एक्सटेंडेड टू वेस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका कॉरिडोर्स थ्रू विच द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस इज़ द हैवीएस्ट टू इंडिया। और हमें सभी को पता है, शायद पता भी होगा, कि इंडिया इज़ द वन
कंट्री दैट रिसीव द हाईएस्ट रेमिटेंस हम रिसीव करते हैं। तो इस तरह के जगह जो पेमेंट गेटवेज हैं, अगर इनके बीच में लिंकिंग हो रही है तो जो रेमिटेंस है जो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रेमिटेंस का पेमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो प्रॉबेबली इंडिया का रेमिटेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद में सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी हुई है, जिसकी वजह से मनी ट्रांसफ़र बहुत आसान हो रहा है दो पोर्टल्स की लिंकेज के बाद, तो इसको लेकर के एक्सपर्ट का ये कहना है कि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जो कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर इंडिया पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, उनको भी इस तरह के इनिशिएटिव से उनके बीच में भी मनी ट्रांसफ़र को आसान करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू अ पर्सन फैमिलियर विद द आरबीआई थिंकिंग, द टाई अप विद सिंगापुर विल हेल्प trace out the several issues in international payment space। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने मिलकर के लिया है, जहां पर पे नाउ और यूपीआई को इंटरलिंक किया जाएगा विद फुल इंडियन करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, एंड दिस इज द पेमेंट माइलस्टोन। द फैसिलिटी विल बी रेसिप्रोकल बेसिस विदाउट अ नीड टू गेट ऑन बोर्ड ऑन टू द अदर पेमेंट सिस्टम एज आई डिस्कस्ड। इवन ईजीनेस इतनी ज़्यादा आसान होगी कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हुए भी अगर यूज़र चाहें, दे कैन ट्रांसफ़र मनी बिटवीन दीज टू कंट्रीज फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर बाय सिंपली यूजिंग द यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। रेमिटेंस इम्प्रूव होगा, मल्टी एंटिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ऑटोमेशन ऑफ कैपिटल कंट्रोल रूल्स जो है वो हो जाएगा, जिससे जो बर्डन है कंप्लायंस का वो भी रिड्यूस होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट एंड इनएफिशिएंसी ऑफ रेमिटेंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में जो रेमिटेंस ट्रांसफ़र होता है बेसिकली सिंगापुर से इंडिया की तरफ ज़्यादा होता है, तो उसमें जो कॉस्ट लगती है वो भी रिड्यूस होगी। इनएफिशिएंसीज जो होते हैं, जो पेमेंट सिस्टम फेल हो जाते हैं, वो सब भी रिड्यूस होगा। एक एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम होगा दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। अगर हम बात करें इंडिया के, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $83 मिलियन एज अ रेमिटेंस रिसीव किया। इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। That is why experts are demanding it to extend this particular initiative to the other countries as well। अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 4। Non-food items fire up WPI inflation to 11.4%। तो CPI के अपोजिट में WPI ने बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेंड रजिस्टर किया है। CPI जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है एज़ पर द RBI एक्सपेक्टेशन। अगर आप न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इस न्यूज़ चैनल को, तो आपको पता होगा कि RBI ने एंटिसिपेट किया था कि आगे आने वाले टाइम में जो CPI इन्फ्लेशन है वो फॉल करेगी। हाँ, तो CPI इन्फ्लेशन फॉल करी है, बट उसके कॉन्ट्रेरी जो WPI इन्फ्लेशन है, दैट इज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के बीच में इन्फ्लेशन को कैप्चर करता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स ने 11.39% का ग्रोथ रजिस्टर किया, इंडेक्स रजिस्टर किया है इन द मंथ ऑफ अगस्त, यानी डबल डिजिट का इन्फ्लेशन WPI के केस में देखने को मिल रहा है। जुलाई में ये कितना था? 11.16, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि प्रॉबेबली अगस्त में सप्लाई चेन जो इनएफिशिएंसीज हैं उनके इम्प्रूवमेंट के बाद हो सकता है WPI थोड़ा सा रिड्यूस हो, बट contrary to the expectation, this has increased up to 11.39% in the month of August, despite a fall in the prices of food items such as inflation in manufacturing items and non-food articles such as oilseed minerals remain elevated। जो फूड आइटम है उनके तो प्राइस कहीं ना कहीं फॉल किए हैं, बिकॉज जो खाने वाले कमोडिटीज़ होती हैं उनमें इन्फ्लेशन फॉल किया है, फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन फॉल किया है। लेकिन जो नॉन फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आर्टिकल्स हैं, कौन कौन के, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आइटम, हम कई बार कई न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी कर चुके हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द
शॉर्टेज ऑफ कोल बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ चिप, बहुत सारे जो कमोडिटीज़ हैं उनकी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। नॉन फूड आर्टिकल जैसे ऑयल सीड और मिनरल्स, इनकी भी जो प्राइस है वो ज़्यादा रहे, इनकी इसी वजह से मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और नॉन फूड आर्टिकल्स में जो इन्फ्लेशन, जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से जो WPI में ये इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22 या कैलेंडर ईयर 21 की बात करें, तो इसके इनिशियल के 5 महीनों में WPI जो रहा है वो डबल डिजिट पे रहा है। सो WPI इन्फ्लेशन हैज़ बीन इन द डबल डिजिट इन ईच ऑफ फर्स्ट 5 months ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। द हाई रेट इन द मंथ ऑफ August which snapped the 2 months easing trend, यानी जून से लेकर के, अगर जून के डेटा को देखा जाए, जुलाई के डेटा को देखा जाए, तो थोड़ा सा ईज देखने को मिला था WPI में, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अगस्त के मंथ में भी ये ईज थोड़ा सा बढ़ेगा, हो सकता है जो WPI इंडेक्स है वो 10 के आसपास आ जाए, बट हुआ उल्टा, सीधा जुलाई के बाद जो WPI इंडेक्स थी वो बढ़कर कुछ पॉइंट से बढ़कर के फिर भी डबल डिजिट पर बनी हुई है, और उसका मेन रीज़न जो है वो नॉन फूड आर्टिकल्स या मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज़ हैं। तो एक्सपर्ट ये कंसीडर कर रहे थे कि जुलाई के मंथ में, जून के मंथ में जो लो बेस इफेक्ट था उसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा दिख रहा है, बट अगस्त ने वो सारे एंटिसिपेशन को क्वैश कर दिया। सो ऑन मंडे डेटा शो दैट रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय CPI स्लिप to a 4-month low, that is 5.30%। तो CPI में जो है वो थोड़ा सा ईज देखा गया है, CPI 5.30 पर आ गई है, यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी जो इवेंचुअल कंज्यूमर्स हैं, रिटेल कंज्यूमर्स हैं, छोटे छोटे जो कंज्यूमर्स हैं जो इवेंचुअली कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए जो इन्फ्लेशन है वो 5.30 तक आ गई है, सिंगल डिजिट। पहले ये 6 का मार्क क्रॉस कर रही थी, और आप सबको पता है RBI का टारगेट कितना है, 4 + -2, यानी 2 to 6 का एक रेंज है जो RBI ने सेट किया है फॉर CPI, ना 2 से नीचे और ना 6 से ऊपर। और पिछले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में अगर आप देखें डेटा, तो इट वॉज अबव देन 6, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न था RBI के लिए। अब चूंकि CPI इन्फ्लेशन जो है वो लो हो गई है, 6 से नीचे आ गई है, या हम कहें कंट्रोल लिमिट में है, 2 से 6 के बीच में है, तो दैट गिव्स RBI अ विंडो to have the accommodative policy in order to support the economic growth। और यही इसी न्यूज़ को कवर किया है आज के न्यूज़ पेपर ने, आर्टिकल नंबर 4 में, जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है, जिसमें CPI फॉल ने अलाउ कर दिया। CPI फॉल अलाउज RBI टू कंटिन्यू विद इंस्टांस सेज इकोनॉमिस्ट। और RBI का इंस्टांस क्या है, इसको थोड़ा सा अगर टेक्निकली हम समझें, तो अब पैंडेमिक के बाद इंडियन इकॉनमी जो है वो रिकवरी की फेज़ पर है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रिकवरी की फेज़ पर, और कोई भी इकॉनमी जब रिकवरी की फेज़ पर होती है तो उसको मनी, कैश, फंड की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि लोन लेते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उनको भी मनी और पैसे की ज़रूरत होती है। डिमांड और एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो मार्केट में अगर इकॉनमी रिकवरी कर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में एनफ मनी सप्लाई होना चाहिए जो कि डिमांड को सस्टेन कर सके, इन्वेस्टमेंट को सस्टेन कर सके, एक्सपेंडिचर को सस्टेन कर सके। और मार्केट में मनी सप्लाई करना मतलब RBI को एकोमोडेटिव ईज पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि ईजी मनी सप्लाई हो। अगर इन्फ्लेशन रहेगा, अगर CPI इन्फ्लेशन 6 का मार्क क्रॉस कर रहा है, तो RBI फिर इजी मनी सप्लाई नहीं कर सकता, एकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन मार्केट में ऑलरेडी है, अगर और ज़्यादा पैसा RBI सप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो अगर इन्फ्लेशन है तो RBI के पास बहुत कम मार्जिन रहता है कि RBI एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ को, लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे। अब चूँकि जो CPI इन्फ्लेशन है वो 2 से
6 के बीच में आ गया, जो कि आरबीआई की टारगेट रेंज है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ आरबीआई के पास अब ऑप्शन है, मार्जिन है कि आरबीआई और ज़्यादा मनी सप्लाई कर सकता है इकोनॉमी में, मार्केट में, जिससे कि जो ग्रोथ हो रही है इस समय वो सस्टेन हो सके, ग्रोथ जो है वो सपोर्ट हो सके। तो सरप्राइज्ड फॉल इन ऑगस्ट रिटेल इन्फ्लेशन गिव्स द आरबीआई रूम टू कंटिन्यू विथ इट्स accommodative stance for longer and keep a lid on any criticism about it as per the economist। तो अब आरबीआई के पास ऑप्शन है कि आरबीआई एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ को लेकर चल सकती है, जो कि पहले जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आरबीआई के लिए कि ऑलरेडी मार्केट में इतनी इन्फ्लेशन है, आरबीआई एकोमोडेटिव पॉलिसी लेकर के और ज़्यादा इन्फ्लेशन को प्रमोट कर रही है और कहीं ना कहीं इंडिया स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में जा रहा है। बट अब चूंकि सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो आरबीआई को विदाउट एनी क्रिटिसिज्म आरबीआई कैन गो फॉर लिबरल, ईजी और एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, जो ग्रोथ हो रही है, जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उसको सस्टेन कर पाएगी, सपोर्ट कर पाएगी आरबीआई। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन न्यूज़ इन टुडेज बिजनेस स्टैंडर्ड। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। टाटा सन्स कंसीडर्ड सीईओ पोस्ट एज अ पार्ट ऑफ लीडरशिप रिवैम्प। तो इंडिया के लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी टाटा सन्स और उसकी जितनी भी होल्डिंग कंपनीज हैं, दे आर नाउ कंसीडरिंग एन हिस्टोरिक रिवैम्प of its leadership structure by creating a chief executive officer's role to help to improve the corporate governance and people engage in the deliberations said। तो फाइनली रिवैम्प के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए टाटा कंपनी जा रही है, जिसमें सीईओ की पोजीशन को कंसीडर किया जा रहा है, क्रिएट करने की बात करी जा रही है फिलहाल के लिए। और एज पर द करंट प्रपोजल, जो अभी प्रपोजल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग द सीईओ विल गाइड द complete sprawling business of 153 years old Tata Empire, while the chairman will oversee the chief executive on behalf of the shareholder। अभी तक चीफ एग्जीक्यूटिव थे, अब चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन भी रहेगी, सीईओ की पोजीशन भी रहेगी। सीईओ जो है वो बिजनेस देखेगा और जो चीफ है, जो चेयरमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को रेगुलेट करेगा। तो बेसिकली चेयरमैन होते थे टाटा में, अब चेयरमैन के अलावा सीईओ की पोजीशन को भी रिवैम्प किया, क्रिएट करने की बात करी जा रही है। एज पर द न्यू प्रपोजल, चेयरमैन will oversee the chief executive on behalf of the shareholders and the CEO will guide the sprawling business of 153 years old Tata Empire as per the new proposal। The approval of Ratan Tata is now seen as a key to implement these changes। So basically बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर इस न्यूज़ को बताऊँ तो टाटा इज़ नाउ गोइंग फॉर रिवैम्प, रीस्ट्रक्चरिंग, जहाँ पर एक सीईओ की पोस्ट क्रिएट की जाएगी। अभी तक टाटा में चेयरमैन की पोस्ट होती थी जो सारा बिजनेस देता था, बट अब सीईओ जो है और सीईओ और चेयरमैन के बीच में पावर सेग्रीगेशन होगा। सीईओ बिजनेस देखेगा और जो चेयरमैन होगा टाटा ग्रुप का, दे विल सी ऑल द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ओएनजीसी लाइकली टू buy out IL and FS stake in MSEZ। तो जो शेडो बैंक है, जो बेसिकली डेट लेडन कंपनी है, जो अभी डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन में थी, कौन सी कंपनी थी? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IL&FS बोलते हैं, और इसके बारे में हम कई बार न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो फिलहाल आज की न्यूज़ में क्या है? आज की न्यूज़ में यह है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, दैट इज़ ONGC, इज़ नाउ गोइंग टू बाय द स्टेक इन IL&FS कंपनी में ONGC एक सिग्निफिकेंट स्टेक खरीदने जा रही है इन मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MSEZ बोलते हैं, दैट इज़ मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि ऐसे इकोनॉमिक जोन या ऐसी लैंड या ऐसे एरिया, जियोग्राफिकल एरिया हमारी कंट्री में है जहाँ पर जो रूल्स हैं, इकोनॉमिक रूल्स हैं, फाइनेंशियल रूल्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। जनरली दे आर ट्रीटेड एज अ फॉरेन टेरिटरी इनटू इंडिया लैंड। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। तो जो मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें
IL&FS की 50% स्टेक होल्डिंग है। तो फिलहाल के लिए इसी स्टेक होल्डिंग को ONGC खरीदने जा रही है एंड द डील इज लाइकली टू बी कंक्लूडेड एट फेयर वैल्यू आफ्टर ONGC अटेम्प्ट टू बाई आउट द शेडो लेंडर स्टेक इनटू द ज्वाइंट वेंचर एट डीप डिस्काउंट फेल एज पर द ऑफिशियल। तो एक और सेल होने जा रहा है IL&FS के स्टेक का, जिसमें ONGC इन्वेस्ट करेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सपोर्ट सर्च 45.8% इन अगस्त टू $33 बिलियन। सो फाइनली इंडिया के एक्सपोर्ट में फिर से जंप दिखा गया, और ये ऐसा कोई जंप इसी पर्टिकुलर मंथ में नहीं है। अगर आप करंट पैंडेमिक पीरियड को देखें तो इस पैंडेमिक पीरियड में इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ऑल्दो हमारा जो इम्पोर्ट है वो डाउन हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर अभी करंट डेटा की बात करी जाए, इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ $33.38 बिलियन इन द मंथ ऑफ अगस्त, और पिछले साल के कंपैरिजन में ये 45.76% ज़्यादा है। यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में जो डेटा था उसके कंपैरिजन में इस बार हमारे एक्सपोर्ट में 45% की ग्रोथ हुई है इन द मंथ ऑफ अगस्त, and that is all because of the recovery of the economies or other counterpart countries after pandemic। तो robust external demand की वजह से ये इंक्रीज देखने को मिला एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। हालांकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें लो बेस इफेक्ट भी है। पिछले साल इस ड्यूरेशन तक, जुलाई, आपको याद हो जुलाई 21, इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग विद द पैंडेमिक, तो कहीं ना कहीं लो बेस इफेक्ट भी है इसमें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो दोनों ही डाउन था। फर्स्ट वेव पैंडेमिक की आई थी जिससे हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इस समय तक। इंडिया वाज ओपनिंग थ्रू अ फेज्ड मैनर, तो उस ड्यूरेशन में लो ऑलरेडी हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था लो था, तो उसकी वजह से भी ये 45% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। आइटम्स सच एज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू ड्राइव ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन अगर हम इसको प्री पैंडेमिक लेवल से कंपेयर करें तब भी 27% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी अगर एक्चुअल ग्रोथ देखने की एक्चुअली में कितनी ग्रोथ होगी, पिछले साल तो पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो डाउन था, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें, एक्चुअल इफेक्ट देखना कि एक्चुअल में क्या इंक्रीज़ हुआ, तो यानी फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 20 हमारा प्री पैंडेमिक है तो उसके कंपैरिजन में 27% का इंक्रीज़ है, और फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में 45% का इंक्रीज़ है। तो फिर भी प्री पैंडेमिक के कंपैरिजन में भी एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, और इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MCA फिनमिन टॉक IBC चेंज। सो एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई है किसके बीच में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ IBC, जिन्होंने आपस में डिस्कस किया है। ट्यूसडे को एक मीटिंग हुई है जिसमें IBC में जो चेंज, जो प्रपोज चेंज है उनको डिस्कस किया गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी प्रोसीजर में कुछ की चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं। उन चेंजेस को लेकर के रिव्यू मीटिंग हुई है ट्यूसडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और IBC के ऑफिशियल्स के बीच में। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो कमेटी ऑफ जो क्रेडिटर्स है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेट होने की बात हो रही है। और इससे पहले अगर आपको याद हो, तुमने पढ़ा था जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी उन रेगुलेटरी बॉडी सेटअप करने की बात हो रही है। तो दीज आर द फ्यू की और मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कि प्रपोज किया है IBBI ने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए एक कोड ऑफ
कंडक्ट प्रपोज किया है कि इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी की वोटिंग परसेंटेज से ये डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर कंपनी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसी के लिए जो बैंकरप्सी बोर्ड है उसने कहा है कि देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देम। द कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इज वर्किंग क्लोजली विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री and other regulator on a issue of this particular code of conduct for COC under the insolvency resolution process। तो बहुत जल्दी हमें आईबीसी में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हालांकि अभी इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी गई है। एंड दिस इज़ द इंसॉल्वेंसी स्टेटस चेक, कितने केस एडमिट हुए क्यूमुलेटिव और कितने केस रिजॉल्व हुए, कितना अमाउंट रिकवर हुआ थ्रू this IBC procedure. Definitely do not need to mark up this data. You can just have the glimpse of it in order to see the status कि कैसे IBC इंडिया में काम कर रहा है and what are the changes that is actually required for it. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.